Hello everyone, this is Dr. Srishti. In today's session, we will discuss here previous year paper. आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कस करेंगे फ्रॉम चरक शारीर स्थान एंड शुश्रु शारीर स्थान. इन क्वेश्चंस के हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, उनके रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे, प्लस उनके सूत्र डिस्कस करेंगे एंड कुछ काउंटर सूत्र डिस्कस करेंगे. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. Here the first question. ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं. हमें देखना है कि वो दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है या उनमें से कोई एक ठीक है या एक गलत. तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 सेज एज पर सुश्रुतसमिता श्रम ग्लानि पिपासा शक्ति सदन etc. are mentioned as Srotodushti, Sadyagruhit Garbhaglani. And statement 2 says, as per Charak Samhita, Nishthivika, Gaurav, Angasad, Tandra, etc. are mentioned as Sadyonugat Garbhaglani, Lingani. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं. कथन एक क्या कहता है? शुश्रु संहिता के अनुसार श्रम, ग्लानि, पिपासा, शक्ति सदन आदि सद्योगृहित गर्भलिंगानी बताई गई हैं. कथन दो क्या कहता है? चरक संहिता के अनुसार निष्ठीविका, गौरव, अंगसाद, तंद्रा आदि सद्योनु गर्भलिंगानी होते हैं. उपरोक्त कथन में से आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए. तो इसका रेफरेंस हमें दिया गया है. इसका रेफरेंस क्या है? चरक शारीर स्थान 2/23. तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are true. Second is statement 1 and statement 2 that's false. Third one is statement 1 is true and statement 2 is false. Fourth is statement 1 is false but statement 2 is true. तो इसका आंसर देखेंगे. तो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 is correct. Both the statement 1 and statement 2 are true. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम. तो यहाँ पे ये बोल रहा है सुश्रुत संहिता ने जो सद्योगृहित गर्भलिंगानी बताए गए हैं उसके सद्योगृहित गर्भ के लक्षण जो बोले हैं उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है श्रम को, पिपासा को, ग्लानि को, शक्ति सदन को. और आचार्य चरक ने क्या बोला है? आचार्य चरक ने सद्योगृहित गर्भिणी के लक्षण में बोला है निष्ठीविका, गौरवम अंगसाद, तंद्रा, प्रहर्षो, हृदय विथा च, तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च, योन्याम गर्भस्य सद्योनुगतस्य लिंगम. तो आचार्य चरक ने ये लक्षण बताए हैं सद्योग्रहित गर्भ के और आचार्य सुश्रुत ने ये लक्षण बोले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है एज पर चरक संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज शरीर वृद्धि कर भाव.
चरक संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से शरीर वृद्धि का भाव माना जाता है। ऑप्शन, इसका रेफरेंस है चरक संहिता, शारीर स्थान 6/12। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कालयोग, परिणाम, समयोग, स्वाभोपरम। सेकंड है कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार शौष्टव, अविघात। थर्ड इज कालयोग, परिणाम, अविघात, आहार शौष्टव। फोर्थ वन इज आहार शौष्टव, परिणाम, संयोग एंड धातुपात। तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि शरीर वृद्धिकर भाव कौन से माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आचार्य चरक ने शरीर वृद्धिकर भाव की संख्या क्या बोली है। तो उन्होंने शरीर वृद्धिकर भाव की संख्या बोली है 4, 4 इन नंबर्स। ओके, तो इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव, अविघात। एक्सप्लेनेशन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग्स थोड़ी मिस्टेकन हुई है। इसमें मूव करेंगे तो हम शरीर वृद्धिकर भाव देखते हैं, तो हमें पता चल गया क्या बोले गए हैं। कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठवम, अविघातश्चेति। ठीक, अब इसमें ये होता होता क्या है। कालयोग क्या होता है कि जो भी काल बोला जाता है, दिन रात पक्ष या फिर वर्ष या मास या फिर ऋतु, उनका जो है समयोग रहना। ठीक है, समावस्था में। स्वभाव संसिद्धि क्या है, स्वभाव से वृद्धि होना। ठीक है, स्वभाव संसिद्धि। ठीक है, आहार सौष्ठव क्या है, जो भी आहार विधि विशेषायतन या फिर आहार विधि विधान द्वादश अशन प्रविचार, इन सब का संयोग होना, आहार सौष्ठव। अविघात क्या है, शरीर वृद्धि को नष्ट करने वाले भावों का ना होना, अविघात। अब यहाँ पे हमने शरीर वृद्धि के कर भाव के साथ कुछ काउंटर रेफरेंस लिए, जैसे कि बल वृद्धि कर भाव कितने हैं, आहार परिणाम कर भाव कितने हैं। तो बल वृद्धि कर भाव कितने बोले गए हैं, बल वृद्धि कर भाव टोटल बोले गए हैं 13, 13 इन नंबर। क्या क्या बोले गए हैं, बलवत पुरुषे देशे जन्म, बलवत पुरुषे काले च, सुकश्च काल योगः, बीज क्षेत्रे गुण संपश्च, आहार संपश्च, शरीर संपश्च, साथ में संपश्च, सत्व संपश्च, स्वभाव संसिद्धि, यौवनम च कर्मम च, संहर्षम शेति च। तो यहाँ के क्या बोलते हैं इन्होंने कि बलवान पुरुष के देश में जन्म होना, या बलवान पुरुष के काल में जन्म होना। ठीक, या फिर थर्ड इज जो है बलवान काल में जन्म होना। फोर्थ वन इज सुकर काल में होना। ठीक, एंड फिफ्थ वन इज बीज। सिक्स्थ इज उत्तम आहारों का सेवन। सेवेंथ इज शरीर का जो संगठन है उसका प्रशस्त होना। सेवेंथ इज उत्तम आहार विहारों को अभ्यास के द्वारा साथ में बनाए रखना, साथ में संपश्च। फिर उसके बाद एट्थ है हमारा एट्थ एट्थ हो गया ये साथ में संपश्च। नाइन्थ है सत्व संपश्च, मन का उत्तम गुणों से युक्त रहना। टेंथ इज स्वभाव संसिद्धि। 11th इज यौवनम मीन्स युवावस्था। एंड 12 इज कर्म। ठीक, लाइक जैसे व्यायाम वगैरह हो गया तो ये हमारे कर्म हो गए। एंड 13 वन इज मन का सदा प्रसन्न रहना। ठीक है, सन हर्षण चेती। आहार परिणाम कर भाव कितने बोले गए हैं, आहार परिणाम कर भाव की संख्या 6 बोली गई है। कितनी, 6। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, समयोगश्चेति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
तो हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो लिस्ट वन में क्या दे रखा है, लिस्ट वन में गर्भिणी का लक्षण है, और लिस्ट टू में क्या दे रखा है, जो है मंथ्स बोले गए हैं। जो हमारे मास के अनुसार, जो गर्भिणी के लक्षण क्या क्या होंगे, तो वो हमें इसमें मैच करना है। तो फर्स्ट लिस्ट वन का ए क्या है, गुरु गात्रत्वम, बी इज कार्श, सी इज क्लांततमा, एंड डी इज वल वर्ण हानि। सूची सेकंड में जो लिस्ट सेकंड बोली गई है उसमें अ, जो मंथ्स बोले गए हैं उसमें क्या कौन कौन से मंथ्स है। फर्स्ट इज गर्भिणी सप्तम मास, गर्भिणी चतुर्थ मास, गर्भिणी थर्ड वन इज गर्भिणी पंचम मास, एंड फोर्थ वन इज गर्भिणी षष्टम मास। अब हमें इसको लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसका रेफरेंस क्या है, चरक शरीर 4 बाय, चरक शरीर 4 से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, और इसके रेफरेंसेस है 4/20, 21, 22 एंड 23। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं ए का क्या हो गया। ए था हमारा गुरु गात्रत्वम, तो गुरु गात्रत्वम को मिलाया गया है सेकंड चतुर्थ मास से। ठीक है, गुरु गात्रत्वम हमें कब मिलेगा गर्भिणी में, चतुर्थ मास में। बी इज कार्श, कार्श कब मिलेगा, गर्भिणी में पंचम मास में। सी क्या है, सी है क्लांततमा, गर्भिणी क्लांततम कब हो जाएगी, तो गर्भिणी क्लांततम हो जाएगी सप्तम मास में। और डी क्या है, बलवर्ण हानि, गर्भिणी के बलवर्ण की हानि कौन से मास में होगी, गर्भिणी के बलवर्ण की हानि षष्टम मास में होगी। यहाँ पे हमने चरक और सुश्रुत के जो गर्भ के जो है मंथ्स के हिसाब से जो भी लक्षण होते हैं गर्भिणी के, उसमें चरक और सुश्रुत को हमने काउंटर करके दिया हुआ है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो चतुर्थ मास में क्या बोला है सुश्रुत ने, सुश्रुत बोलते हैं चतुर्थ मास में सर्व अंक प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। आचार्य चरक ने चतुर्थ मास में क्या क्या है, चतुर्थे मासी स्थिरत्वम् आपद्यते, गर्भः तस्मात् दाता, गर्भिणी गुरुगात्रत्वम् अधिकम आपद्यते। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, चतुर्थ मास से पूछा है गुरुगात्रत्वम्। सुश्रुत पंचम मास में क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं पंचम मास में पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरः भवति। चरक क्या बोलते हैं पंचम मास में, चरक ने बोला है पंचम मास में पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो भवत्य अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्य तस्मात् तथा गर्भिणी कार्श्यप पद्यते विशेषेण। इन्होंने क्या बताया है चरक ने, पंचमे मास में गर्भिणी कैसी हो जाएगी, कार्श हो जाएगी। सुश्रुत षष्टम मास में क्या बोलते हैं, षष्टे बुद्धि, इन्होंने बुद्धि का वर्णन जो है षष्टम मास में किया है। और आचार्य चरक का क्या मत है षष्टम मास में, आचार्य चरक ने षष्टम मास में बोला है बल वर्ण हानि। आचार्य सुश्रुत ने सप्तमे मास में क्या बोला है, सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग का प्रव्यक्तर। चतुर्थ मास में स्टार्टिंग हुई थी अंग प्रत्यंग की डिवीजन होने की, ठीक है, सभी अंग प्रत्यंग की। यहाँ पे सप्तम मास में प्रव्यक्त हो चुके हैं, प्रव्यक्त तरह, यहाँ पे प्रव्यक्तो भवति और यहाँ पर प्रव्यक्त तरह। चरक सप्तम मास में क्या बोलते हैं, आचार्य चरक ने सप्तम मास में बोला है क्लांत तमः, गर्भिणी कैसी हो जाएगी, क्लांत हो जाएगी। ऐसे अगर हम पूरा देखें हर स्टार्टिंग से मंथ्स के हिसाब से कैसे क्या क्या लक्षण आएंगे गर्भिणी में, तो जो है वो हमें बुक में
जहाँ पे हमने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वहां पे मिलेगी। अभी यहाँ पे हमने कुछ मंथ्स के हिसाब से दोनों आचार्य के मत देखे। बाकी आचार्य काश्यप का भी हमको देखना है, आचार्य अष्टांग हृदय का भी हमको देखना है कि किस किस ने क्या क्या किस मंथ्स में बोला है। कुछ कुछ डिफरेंसेस है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू चरक, दीर्घ दर्शनम has been mentioned as a characteristic feature of which of the following? चरक द्वारा निम्नांकित में से किस सत्व के लक्षण में दीर्घ दर्शन बताया गया है? तो ये क्वेश्चन हमारा चरक शारीर 4/30 इसका रेफरेंस है। और इसके ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्ष सत्र, सेकंड इज इंद्र सत्र, एंड थर्ड वन इज वारुण सत्र, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो हम इसका अगर आंसर देखें, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इंद्र सत्र। दीर्घ दर्शन किसका लक्षण बोला गया है? दीर्घ दर्शन लक्षण बोला गया है इंद्र सत्व का। एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, वारुण सत्व के बारे में हम देखेंगे। तो एन आर्ष सत्व में क्या बोला गया है? यज्ञ, अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य, परम तिथि अतिथि व्रत, उपशांत, मद मद मान, राग द्वेष, मोह लोभ रोषम, प्रतिभाव, वचन विज्ञान उपधारण शक्ति, संपन्न आर्ष विद्यातः। यहाँ क्या क्या बोला है? यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्रत करना, होम, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अतिथियों की सेवा करने वाला, मद, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध जिसका शांत हो है, अर्थात इनसे जो व्यक्ति शून्य है, प्रतिभा, वचन बोलने की शक्ति से युक्त, विज्ञान, धारण शक्ति से संपन्न पुरुष जो होता है वो आर्ष सत्व वाला जानना चाहिए। आर्ष सत्व को हम ऋषि सत्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंद्र सत्व। इंद्र सत्व में क्या बोला गया है? ऐश्वर्यवंत आदे वाक्यम, यज्वानम, शूर ओजस्विनम, तेज सोपेत, अक्लिष्ट कर्मणाम, दीर्घदर्शिनः दीर्घदर्शनम, धर्म अर्थ काम, अभितम इंद्र विद्यातः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लक्ष्मी संपन्न और जिसका वाक्य ग्रहण करने योग्य हो, यज्ञ करने वाला हो, शूर हो, ओजस्वी हो एंड तेज से युक्त हो, बुरे कार्य को ना करने वाला हो, दीर्घदर्शी हो, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहने वाला जो पुरुष होता है, ऐसे पुरुषों को हम इंद्र सत्व वाला समझेंगे। नेक्स्ट वन इज वारुण सत्व। वारुण सत्व में क्या कह रहे हैं? शूरम धीरम सुचि असुचि द्वेषिणम, यज्ञवान यज्ञवानम, मोह विहार अर्ति अक्लिष्ट कर्मणाम, स्थानम कोप प्रसादम, वारुणम विद्यात। यहाँ कह रहे हैं शूर, धी, पवित्र, अपवित्रता से द्वेष करने वाला हो, ठीक है, इन सबसे दूर रहने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, जल में तैरने वाला हो, या तो फिर नौका विहार में प्रेम रखने वाला हो, बुरे कार्य को वो ना करे कभी भी, ठीक है, और जो है क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला हो, ठीक है। स्थान अवसर जैसा कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसके हिसाब से वो क्रोधित भी रह सके और प्रसन्न भी रह सके, ऐसा पुरुष क्या होना चाहिए? ऐसे पुरुष को हम वारुण सत्व वाला समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, अकॉर्डिंग टू चरक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असाधा
असाधारण गुण ऑफ पृथ्वी महाभूत। चरक अनुसार निम्नोक्त में से कौन सा पृथ्वी महाभूत का असाधारण गुण है? तो ये क्वेश्चन चरक शारीर स्थान 1/29 से पुट अप हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं द्रव, खर, जल एंड उष्ण। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खर। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं हम। तो पंच महाभूत के लिंग जो है लक्षण बोले गए हैं। पृथ्वी, हर द्रव चलो चल उष्णत्वम, भू भूजल अनिल तेजसाम, आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टलिंग यथाक्रमा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, इनके क्या क्या गुण बोले गए हैं? खरत्व बोला गया है, द्रवत्व बोला है। मतलब कि पृथ्वी का क्या गुण है? खरत्व। जल का क्या है? द्रवत्व। वायु का चलत्व। और तेज का उष्णत्व। ये इनके लक्षण है क्रम से। ठीक। आकाश का क्या लक्षण है? आकाश से अप्रतिघातो। ठीक है। आकाश का कभी भी ना रुकना, ये उसका गुण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मनोज वो संज्ञा निम्नलिखित में से किसको दी है आचार्य चरक? तो इसका रेफरेंस है चरक शारीर 2/31। ऑप्शंस क्या है? आत्मा, सेकंड वन इज मन, थर्ड वन इज वायु एंड फोर्थ वन इज आकाश। तो राइट आंसर होगा आत्मा। आत्मा को मनोजवों की संज्ञा आचार्य चरक ने दी है। तो क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने आचार्य चरक ने? भूते श्रुतभि सहितः सा सूक्ष्म मनोजवो देहमुपेति देहात कर्मात्मक कर्मात्मक त्वात् तु तस्य दृश्य दिव्यम विना दर्शम अस्ति रूपम। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? मनोजव। मनोजव का मतलब क्या होता है? मन के संयोग से ही गमन करने वाला। जो आत्मा होती है वो मन के संयोग से ही गमन करती है। ठीक है। मनोजव आत्मा के लिए बोला गया है। आकाश को छोड़कर चार महाभूतों के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। ये जहां पर ये रेफरेंस ये आया है, जहां पर बोला है, एक देह से जो आत्मा होती है वो दूसरे शरीर में कैसे जाती है, तो वहां पे आत्मा को मनोजव आत्मा बोला गया है। वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे जो है मर्म दिए गए हैं और लिस्ट 2 में महाभूत बताए गए हैं। ये बताना है यहाँ पे, ये देखना है कि कौन से मर्म में क्या क्या महाभूत बोले गए हैं। तो ऑप्शन इस लिस्ट 1 में ए है सद प्राण हर मर्म, बी इज कालांतर प्राण हर मर्म, सी इज विशल्यग्न मर्म एंड फोर्थ इज वैकल्य कर मर्म। तो यहाँ पे लिस्ट 2 में जो है फर्स्ट क्या दिया रखा है? फर्स्ट वन इज सौम्य, सेकेंड वन इज सौम्य प्लस आग्नेय, थर्ड वन इज आग्नेय एंड फोर्थ वन इज वायव्य। तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है सुश्रुत शारीर स्थान 6/17। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये शारीर है, नॉट शरीर। तो सुश्रुत शारीर 6/17 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या बोला गया है? ए है सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म में कौन से महाभूत होंगे? होंगे आग्नेय महाभूत। ठीक। बी इस कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर प्राणहर मर्म में होगा सौम्य प्लस आग्नेय महाभूत। थर्ड वन इज सी है विशल्यग्न मर्म। विशल्यग्न मर्म में वायव्य महाभूत। फोर्थ इज वैकल्य कर्मम। वैकल्य कर्मम में क्या होगा? लास्ट बचा सौम्य, सौम्य महाभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
According to Shushruत, given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. So assertion is चतुर्थे सर्वांग अंग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्तो भवति. Reason R is सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्ततरः. उपरोक्त कथन में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए. तो ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है. तो हमने यहाँ पे दोनों जो हमारे स्टेटमेंट्स बोले गए असर्शन और रीजन उनको हमने पढ़ा. दोनों में क्या ही बोला गया है कि जो हमारे गर्भिणी का लक्षण जो बोला गया है मास के हिसाब से वो ही बोले गए हैं. तो इट्स मीन रीजन तो ये हो नहीं सकता कि चतुर्थ मास बोला गया है एंड सप्तम मास बोला गया है. तो रीजन तो नहीं है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो ये बोले गए हैं असर्शन और रीजन जो कथन बोले गए हैं ये ठीक है कि नहीं है. व्याख्या तो ये ठीक नहीं है, ये तो हमें पता चल गया. तो अभी हम इन प्रीवियस जो है क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं जहाँ पे हमने चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है गर्भिणी के लक्षण मास के अकॉर्डिंग डिस्कस किए अभी कि कौन से मास में क्या लक्षण होगा. तो वहां पे हमने सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा गया है. तो हमने वहां पे पढ़ा था कि चतुर्थ मास में क्या बोला और सप्तम मास में क्या बोला. तो जो है ये तो ठीक बोला है कि चतुर्थ मास में सर्वज्ञ अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति एंड सेवेंथ मंथ में जो है वो सर्व अंग प्रत्यंग जो है वो प्रव्यक्त हो जाते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर है A and R are true, but the R is not the correct explanation of the A. तो यहाँ पे चरक आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थ मास के लिए ये बोला है और सप्तम मास के भी लिए बोला है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक. यहाँ पे ये रेफरेंस 13 सूत्र दिया रखा है. चतुर्थे सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति फॉर सप्तम मास, सप्तमे सप अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मैच लिस्ट. यहाँ पे ये भी जो है मैचिंग टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे जो है लिस्ट 1 में हमें गर्भस्राव की चिकित्सा मानसानुमानसिक कषाय नाम दे रखे हैं. क्वेश्चन ही पुटअप हुआ है जहाँ पे गर्भस्राव की चिकित्सा बताई गई है. तो हमें मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कौन सा कषाय यूज करते हैं तो हमें वो मैच करना है. लिस्ट 1 में हमें कषायों के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 में मंथ्स के नेम दिए. तो लिस्ट 1 में देखते हैं. ए क्या है? मधुक शाक बीज पयस्य सुरदारु. बी इज अश्वंतक तिल कृष्णा ताम्रवल्ली शतावरी. सी इज वृक्षादिनी पयस्य लता सारेवा. डी इज अनंत सारेवा रात्रा पद्मा मधु. एंड लिस्ट 2 में मंथ्स दे रखे हैं. फर्स्ट मंथ इज तृतीय मास, सेकेंड इज प्रथम मास, थर्ड इज चतुर्थ मास एंड फोर्थ वन इज द्वितीय मास. क्वेश्चन पुट अप हुआ है शुश्रूषारी 10 by 63 to 69 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. तो देखते हैं कैसे कैसे हम इसको मैच करेंगे. ए क्या है हमारा? मधुक शाक बीज पयस्या सुरदारु. ये कषाय जो बनेगा ये हम कौन से मंथ में देंगे? इट विल गिवन टू द फर्स्ट मंथ. एंड बी क्या है? अश्वंतक तिल कृष्णा ताम्रवल्ली शतावरी. ये किस में मंथ में देंगे? दिस विल गिवन इन टू द द्वितीय मास. सी क्या है? वृक्षादिनी पयस्या लता सारिवा. ये हम देंगे तृतीय मास में. एंड डी इज अनंता सारिवा रात्रा पद्मा मधु. ये हम किस में देंगे? ये देंगे हम प्रथम मास में. तो यहाँ पे जैसे जैसे अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं अभी
आपको सेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स दे रखी हैं, ठीक है, सबसे पहले तो शुश्रूषा शारीर से जाके ये पूरा का पूरा सूत्र देखना है। देन फिर जितनी भी ड्रग्स दे रखी हैं उसको जाके द्रव्य गुण सेशन से बुक में जाके या फिर नोट्स हो वहां पे जाके इसके सारे बोटानिकल नेम प्लस फैमिली पर्याय इसको हमें रिवीजन करना है। यहाँ पे साथ के साथ हमारे दो काम हो जाएंगे, हमको चिकित्सा भी पता लग गई, हमारे ड्रग्स वगैरह के बारे में भी हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। According to Shushrutamita, Shilipad sets manifested in which layer of त्वक? सुश्रुत के अनुसार श्लीपद रोग त्वचा के किस स्तर पर में व्यक्त होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लोहिता, सेकंड इज ताम्रा, थर्ड इज रोहिणी एंड फोर्थ इज वेदिनी। तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान 4/4 एंड द आंसर इज 3 रोहिणी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। तासाम प्रथमा अवभासिनी, सबसे पहली त्वचा का नाम क्या बोला है? अवभासिनी, ठीक है, अवभासिनी बोला है। और जो है यहाँ ईसा या सर्वान वर्ण नवभास्यति पंचविधा च छायां प्रकाशित या व्रीहिष्ट दश भाग प्रमाण सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठाना। इसमें किसका अधिष्ठान बोला गया है? सिद्म एंड पद्म कंटक। द्वितीय हमारी त्वचा कौन सी है? लोहिता। लोहिता का में क्या क्या बोला गया है? तिल, कालक, न्यच, व्यंग, इनका अधिष्ठान बोला गया है। तृतीय क्या है? श्वेता। श्वेता में क्या है? चर्मदल, अजगल्ली, मशक, अधिष्ठान। चतुर्थी त्वचा है ताम्रा, इस यहाँ बोला गया है क्लास, कुष्ठ अधिष्ठान। पंचमी क्या है? वेदिनी, यहाँ पे क्या बोला है? कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान। षष्ठी त्वचा है रोहिणी, यहाँ पे क्या है? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड अधिष्ठान। सप्तमी एंड लास्ट इज मांसधर, मांसधरा, इसमें क्या क्या होगा? क्या डिसऑर्डर होगा? भगंदर, विद्रदी, अर्श। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आचार्य सुश्रुत हैज मेंशन्ड सिद्धार्थक तेल उत्तरवस्ती विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? आचार्य सुश्रुत ने सिद्धार्थक तेल उत्तरवस्ती का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवस्था में निर्दिष्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज अपरापातन, सेकेंड वन इज मक्कल शूल, थर्ड वन इज मूड गर्भ एंड फोर्थ वन इज बंध्यायुनि व्यापद। तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान 10/23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अपरा पातन। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू चरक सर्वबुद्धि बुद्धि अंगहीनम इज अ सिम्टम ऑफ विच मानसिक प्रकृति? किस मानसिक प्रकृति का ये सिम्टम आचार्य चरक ने बोला है? तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है चरक संहिता शारीर स्थान 4/39 एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन 1 मात्स्य सत्व, सेकंड इज पार्श्व सत्व, थर्ड वन इज प्रेत सत्व एंड फोर्थ वन इज वानस्पत्य सत्व। तो राइट आंसर है इसका फोर्थ वानस्पत्य सत्व। सर्वबुद्धि अंगहीनम किसका? वानस्पत्य सत्व का जो है पूछा गया है, लक्षण बोला गया है। तो यहाँ पे हमने सत्व पाशव सत्व के लक्षण लिखे हैं। निरंकार, निराकारिष्णु मेध विष्णु एद रसः, जुगुप्सु सिताचारः, मैथुनम परम स्वप्नशीलम पाशम विद्यात्। ठीक, आहार काम अति दुखशील उपास शीलाचारो, ठीक है,
चार अनसूयकम सम विभागानि तिलोलुप कर्मशीलम प्रेतम विद्यात्। ठीक, ऐसे ही वानस्पत्य सत्व में से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, सर्वबुद्धि अंगहीनम। ठीक, मत्स्य सत्व भीरु अबुद आहार लुब्ध मन अवस्थित। ठीक है, काम क्रोधम शरणशीलम तोय कामम मत्स्य विद्यात्। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुश्रुत संहिता के अनुसार किस मर्म पर आघात होने से कुंठता होती है? तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 6 से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 इज कुल, सेकंड इज जानू, थर्ड वन इज कोरपर, फोर्थ वन इज मणिबंध। इसका राइट आंसर है मणिबंध मर्म। अगर मणिबंध मर्म पर आघात होगा तो कुंठता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वर्ण एंड स्पर्श ज्ञान किस सिरा का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 7/15। ऑप्शंस है कफवाह, सेकंड इज पित्तवाह, थर्ड इज रक्तवाह एंड फोर्थ वन इज वातवाह। राइट आंसर इज रक्तवाह। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्वक आर इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग भाव ऑफ गर्भ? जो गर्भ के जो भाव बोले गए हैं, पितृज, मात्रज, सात्मज, रसज, आत्मज, सत्वज, जो भाव बोले गए हैं उसमें से त्वक जो होती है वो गर्भ के किस भाव में समाविष्ट है? तो इसका रेफरेंस है चरक शारीर 3/6 एंड ऑप्शंस है पितृज, मात्रज, सात्मज एंड रसज। एंड द राइट आंसर इज मात्रज। यहाँ पे हमने पितृज और मात्रज भाव बोले गए हैं, बताए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पितृज भाव में क्या क्या है? केश, समश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमन्यः शुक्रम चेती, धमनी एंड शुक्र। मातृज भाव में क्या है? त्वक वा लोहितम च, मांसम च, मेदश्च, नाभिश्च हृदयम च, क्लोमम च, वृकश्च, प्लीहा च वृकौ च, वस्तिश्च, पुरीषाधानम च, आमाश्यश्च, पक्वाश्यश्च, उत्तरगुदम च, अधरगुरम गुदम च, क्षुद्रांत्रम च, स्थूलांत्रम च, वपा च, वपावहनम शेति। तो ये सब जो बोले गए हैं त्वक से लेके वपावाहन तक ये मात्रज भाव में इंक्लूड होता है। और त्वक कहाँ आता है हमारा? त्वक इज इंक्लूडेड इन मात्रज भाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ गर्भ इज खेटभूत? किस मास में गर्भ को खेटभूत की संज्ञा हमने दी है? गर्भ जो है किस मास में खेटभूत होता है? तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है चरक संहिता शारीर स्थान 4/9। तो फर्स्ट माह में, द्वितीय माह में, चतुर्थ माह में या पंचम माह? इसका राइट आंसर है प्रथम मास में गर्भ जो होता है वो खेटभूत हो जाता है। ठीक है, तो प्रथमे मासी समूर्चितः सर्वधातु कलुषीकृत खेटभूतो वह व्यक्त व्यक्त निग्रह सद सदभूतांग व्यवहार। एंड सेकेंड द्वितीय मास में क्या है? द्वितीय मास में घन बोला गया है, या तो पेशी हो जाएगा या पेश अर्बुद। ठीक है, द्वितीय मासी घना संपाद्यते पिंडा पेश्यर्बुदम व तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसकम। अगर गर्भ जो है वो घन हुआ है तो वो पुरुष गर्भ है, अगर वो गर्भ पेशी रूप में हुआ है तो वो स्त्री गर्भ है, और एक गर्भ वो अर्बुद के स्वरूप में है तो वो गर्भ नपुंसक उसकी संज्ञा है। चतुर्थ मास के लिए क्या बोला गया है? चतुर्थ मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भा तस्मादतः
गर्भिणी गुरुगात्रत्वम् अधिकम आपदम यते। पंचम मास में पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणितोपचयो भवत्याधिकम अन्येभ्यो मासेभ्य तस्मात् गर्भिणी कार्श्य पद्यते विशेषेण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज चरक मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सद्योग्रहित गर्भ का लक्षण नहीं है। अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था तो वहां पे असर्शन रीजनिंग टाइप था, जहां पे हमें आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग सद्योगृत गर्भ के लक्षण देखने को मिले थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे चेंज करके पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सद्योगृहित गर्भ का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज तृप्ति, सेकंड इज तंद्रा, थर्ड इज पिपासा, फोर्थ वन इज हृदय विथा। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता शारीर स्थान 2/23। तो हम पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है पिपासा। पिपासा सद्योगृहित गर्भ का लक्षण नहीं है। क्या क्या है? सृष्टिविका गौरवम अंग साधस्त्रंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्याम गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता शारीर स्थान 1/148 टू 1/149। तो स्मृति के कितने कारण टोटल बताए गए ये पता होना चाहिए। तो स्मृति के जो कारण बोले गए हैं वो है टोटल 8 कारण। ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या है? अभ्यासत, सादृश्यात, थर्ड इज अवर्णात, एंड फोर्थ वन इज सत्वानुबंधनात्। एंड द राइट आंसर इज क्या नहीं है स्मृति का कारण? आवरणात्। इसका रेफरेंस देखेंगे। वक्ष्यन्ते कारण्यो अष्टौ स्मृति उपचारेत उपजायते निमित्त रूप गृणात। सबसे पहले निमित्त, ठीक है, निमित्त से स्मृति, ठीक है, रूप ग्रहणात, रूप ग्रहण से, सादृश्यात, वि, सा विपर्यात, विपरीत वस्तु देखने से, सत्व अनुबंध, ठीक है, सत्वानुबंध्यात, क्या मन को स्मरण करने योग्य विषयों में लगाने से, अभ्यास, अभ्यास से, ज्ञान योगात, ज्ञान योग से, पुनः श्रुतात, पुनः सुने हुए विषय को पुनः सुनने से। इन सब से क्या होती है? हमें स्मृति होती है। ठीक है, ये स्मृति के 8 कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सिरा स्नायु धमनी गर्भ के किस भाव में समाविष्ट है। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता शारीर स्थान 3/7। तो इसके ऑप्शन है पितृज, मातृज, सात्म्यज एंड रसज। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इज पितृज। अभी लास्टली हम क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं कि त्वक किस भाव में समाविष्ट है। तो त्वक जो है समाविष्ट था मातृज भाव में। सिरा स्नायु धमनी वहां पे हमने रेफरेंस में सूत्र में क्या देखा था? पितृज भाव में क्या था? केश, श्मश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमन्यः, शुक्रम, शेती। मात्रज भाव में सेम त्वक व लोहितम च मांसम च मेदश्च नाभिश्च हृदयम च क्लोमम च वृकच्च प्लीहा च वृकौ च वस्तिश्च पुरीषाधानम चामाश्यश्च पक्वाश्योत्तरगुदम चादरगुदम च क्षुद्रांत्र च स्थूलांत्र च वपा वाहनम चेत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। According to Acharya Shushruta, which organ is formed by Prasad Bhag of Shodit and Kapha? आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंग शोणित, कौन सा अंग शोणित और कफ के प्रसाद भाग से निर्मित होता है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज हृदय, सेकंड इज वृषण, थर्ड वन इज वृक्क एंड फोर्थ वन इज फुफ्फुस। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान 4/30। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 हृदय। हृदय की जो उत्पत्ति बोली गई है किसके प्रसाद भाग से? शोणित और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की निर्मित होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में थे हमारे वृक्क वृषण वगैरह, तो वो भी देख लेते हैं किस किस से बनेंगे। तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से क्या बनेगा? वृकऊ। वृक्क किससे बनेंगे? रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। मांस असरे कफ मेद, इनके प्रसाद भाग से क्या बनेगा? वृषणऊ। वृषण किससे बनेंगे? मांस असरे कफ मेद। हृदय, हृदय तो हमने भी देखा शोणित कफ प्रसादजम हृदयम। ठीक, तो यहाँ पर आज टोटल हमने डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जहाँ पे 20 क्वेश्चंस को हमने चरक शारीर स्थान एंड शुश्रुत शारीर स्थान के प्रीवियस ईयर पेपर में से हमने क्वेश्चंस को लिया था। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के स्थानों के जो क्वेश्चंस है उसमें उनके आंसर, उनके रेफरेंसेस प्लस उनके सूत्र प्लस उनके काउंटर रेफरेंसेस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो हमने सारे क्वेश्चंस का जो भी उसमें डाउट्स हो सकते हैं सबको क्लियर कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस जो है शारीर स्थान के से एंड कुछ क्वेश्चंस सुश्रुत शारीर स्थान के थे एंड कुछ चरक शारीर से। तो आई होप आप सबको इस सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी इसको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द सेशन, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। नाउ हम आज के सेशन को यही क्लोज कर। थैंक्स।